नमस्कार दोस्तों। आज है रविवार। रविवार को एक सुस्ती सी रहती है। आराम से उठना, अखबार हाथ में लेकर चाय की चुस्कियां लेना, अपनों से गपियाना, और इसके बीच अगर आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका होस्ट अजय भट्टाचार्य समावर्तन का नया अंक लेकर के आ जाए तो क्या बात है। मैं आज आपके बीच समावर्तन का 8वां अंक लेकर के आ रहा हूं। आज के हमारे अंक की शुरुआत हम करेंगे लीलाधर मंडलोई जी की कविताओं के साथ। आइए लीलाधर जी, अपनी कविताएं सुनाइए। इस कविता का शीर्षक है मैं उन्हें क्यों ढूंढ रहा हूं। मैं निकलता हूं रोज और लौटता हूं एक अदद सवाल के साथ। मैं विकल होता हूं जवाब के लिए। 2 बार पुलिस वालों ने डांट डपट कर भगा दिया। मुझे कई व्याधियां हैं। उक्त रक्तचाप, मधुमेह, हड्डी रोग, आंखों की तकलीफ आदि। और कोई ना कोई भला पुलिस वाला जाने देता है अस्पताल के कागज देखकर। मैं रास्ते से गुजरते हुए देखता हूं इन जगहों को जहां वे खड़े होते थे। मैं रास्ते से गुजरते हुए देखता हूं उन जगहों को जहां वे खड़े होते थे। रेहड़ी, ठेले, खोमचे और गुमठी वाले, वे अब वहां नहीं है। वे कहां होंगे इन दिनों? और उनके परिवार और उनकी रोज की भूख, बिना रोजिंदारी के वो तो ढूंढते हुए कल मिल गया उनमें से एक सब्जी का ठेला खींचते हुए। मैंने उसके परिवार की खैरियत पूछी और उसने एक लंबी सांस भरी। बस उसी में था सटीक जवाब। कहा उसने कि अब हम में से कई तो रात 12 बजे मिल जाते हैं ओखला मंडी में। किसी तरह एक दूसरे पर चढ़ जाने वाली भीड़ में पुलिस के चमकते डंडों के बीच कुछ ना कुछ खरीद पाने के लिए, ना सही सब्जी तो फल सही। तो हम सब्जी भर बेच रहे हैं या घरों घर दूध दही का वितरण कर रहे हैं, और कुछ मेडिकल स्टोर से लोगों की दवाइयां घरों घर पहुंचा रहे हैं। कुछ अंडे, ब्रेड, बिस्कुट के ठेले वालों में अब बदल गए हैं। कुछ अंडे, ब्रेड, बिस्कुट के ठेले वालों में अब बदल गए हैं। बताया उसने झिझकते हुए कि पान गुटखे वाले चोरी छिपे बेचने को मजबूर हैं। साहब, बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते ना। और फिर उसने लगाई ऊंची आवाज, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां। कहीं दूर से आवाज गूंजती, फल ले लो, संतरे, तरबूज, खरबूज, केले, अनन्नास, अंगूर और चीकू। हाँ बाबूजी, जो नहीं दिख रहे उनमें से कुछ तो कैंप में फंसे हैं कि वे जा रहे थे अपने वतन और उन्हें रोक लिया गया, और कुछों का तो पता ही नहीं। बाबूजी, कुछ दूं? मटर मीठी है। मैं खरीदता हूं मटर, हालांकि वे हैं पर्याप्त घर में। आखिरकार कल फिर आने का कहकर भारी पांव लौटता हूं मैं घर। वे लगभग रोज सपनों में आते हैं। वे कुछ बोलते हैं और आवाज सुनाई से बाहर होती है। सपनों में उनके जिंदा रहने का एहसास, क्या सचमुच उनका जिंदा होना है? सपनों में उनके जिंदा रहने का एहसास, क्या सचमुच उनका जिंदा होना है? मैं कल फिर निकलूंगा, शायद उनमें से कोई और मिल जाए, कोई और बता सके कि वे जो नहीं दिख रहे कहां हैं, कैसे हैं।
कुछ काम धाम जुटा पाए या नहीं, कुछ काम धाम जुटा पाए या नहीं, मैं फिर सपने के इंतजार में लौट जाता हूं मन से और सपने में निकल पड़ता हूं। मैं उन्हें भला क्यों ढूंढ रहा हूं, मैं उन्हें भला क्यों ढूंढ रहा हूं। मैं लीलाधर मंडोई समावर्तन साहित्यिक परिवार की ओर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन समय में आप सब लोग मिलजुल कर हमारे साथ रहेंगे और इस जंग को जीतेंगे। कल आपने एक प्रतिष्ठित कथाकार सूर्यबाला जी की कहानी कौमुदी एक प्रश्न सुनी। चित्रा देसाई जी से विनती कि वो आज आपको सूर्यबाला जी की एक दूसरी कहानी मौज सुनाएं। आइए चित्रा जी, हमें सुनाइए सूर्यबाला जी की कहानी मौज। नमस्कार, मैं चित्रा देसाई और आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानीकार हैं हमारे समय की बहुत प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध रचनाकार, जिन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, व्यंग लिखे हैं, हमारी चिरपरिचित सूर्यबाला जी। आज उनकी कहानी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मौज। कहानीकार सूर्यबाला जी और कहानी मौज। शुरू करते हैं। क्या शांताताई की बात कर रही हैं? अरे ईश्वर तकदीर दे तो उन जैसी। कहते हैं रूप रोए भाग्य खाए, पर शांताताई पर तो रूप गुण सब मेहरबान। सुख सौभाग्य छप्पर फाड़ कर बरसा है उन पर। आज से नहीं, शुरू से ही। पहले सास ससुर देवानंदों के बीच राजरानी सी रही और आज बच्चों तक हुकूमत चलती है उनकी। विश्वास ना हो तो एक दिन देख आइए। सुबह का उजास फूटी नहीं, ढंग से नहा धोकर भगवानों की अगरबत्ती घुमाई ही कि ठुनठुनाती तनु के लिए महीन मुस्कुराहट के साथ शालू बहू आ जाती है। अरे आप अभी तक भगवान की खातिरदारी में लगी हैं? चाय नहीं पी मम्मी जी? ये लीजिए, अब तो तनु की कंपनी में ही चाय पीजिए आप। बिना दादी के नहीं मानने वाली है। ना ब्रश करवा रही है, ऊपर से आज मेरी 10:30 बजे की मीटिंग। दूध की बोतल ज़रा गंदी है मम्मी जी, मुझे ज़रा जल्दी बाथरूम में घुसना है, वरना आदित्य घुस गए तो आज की मेरी मीटिंग भी गई। हाँ, दूध की बोतल जल्दी से थमा दीजिएगा मम्मी जी, भूखी भी है, रात लुढ़का कर सो गई थी। अब अपनी नन्ही बाहों से गले तक चिपकी तनु को दुलारने से बड़ा सुख और हो सकता है क्या। लेकिन पिछले साल से बड़े घुटनों के दर्द ने बेवक्त तालाबंदी शुरू कर दी है। बैठ जाओ तो बिना सहारे उठा नहीं जाता, और रोता ठुनकता बच्चा बिना खड़े होकर घुमाए मानता है भला। राजमाता राजाधिराज को आड़े हाथों लेती हैं। क्या कर रहे हो? अखबार छोड़ो और बच्चों का सुख उठाओ। बोतल धोनी है, दूध मिले तो शायद पॉटी पर बैठ जाए। गैस पर सब्जी चढ़ी है, आदित्य और शालू के टिफ़िन की। ज़रा गैस धीमी कर दीजिए। अब ऑफिस स्कूल वालों को तो समय पर ही पहुंचना हुआ ना, हम घर बैठों की देर सबेर चलती है। क्या आपकी चाय अभी तक आधी ही पड़ी है? छोड़ दीजिए, बाद में गर्म कर दूंगी। नहीं, दूसरी बना दूंगी, मैं अभी आई। एक दिन मनोज बाजपेयी मनु लेट हो गए थे तो डायरी में रिमार्क मिल गया। आदित्य और शालू को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उनसे कहीं ज़्यादा वे दोनों खुद शर्मिंदा, जाने या अनजाने। अब कारण तो वही हुई न कि ना आधी रात से कप कपी छूटती, न बुखार की ऐसी बेसुधी रहती कि सुबह 5:40 से स्टार्ट हो जाने वाली उनकी दिनचर्या ही फास्ट लोकल पटरी से उतरती। गोलियों का भी तो असर होने में समय लगता है। सूरज निकलने तक बिस्तर न छूटा। लोकल का ऐसा एक ब्रेकडाउन तो पैसेंजर तो लेट हुई ही समझो। बेचारी शालू को अपना और आदित्य का नाश्ता तैयार करना पड़ा,
लंच की समस्या तो खैर ऑफिस की कैंटीन में हल हो गई, लेकिन तनु जी की मिजाज पुरसी कर प्ले स्कूल भिजवाने में ऑफिस वाली फाइल घर छूट गई और स्कूल वाली डायरी लेट हुए मनोज बाजपेयी रिमार्क ले आए। इसीलिए आदित्य शालून का चेहरा देखते ही भांप लेते हैं। बड़े प्यार और आजीजी से कहते हैं, क्या हुआ मम्मी? क्या बात है मम्मी जी? माइग्रेन ना? मेरे ऑफिस वाले नितिन बिसारिया को तो हफ्ते में 2 दिन होता है। पहले परेशान होता था, लेकिन अब तो शुरू होते ही जेब में रखी स्ट्रिप से एक गोली निकलकर गटक लेता है और वापस काम में जुट जाता है। खुद मेरा बॉस चंदर मेहता पहले जब देखो सिर सहलाता ही मिलता था, अब एकदम फ्रेश। दर्द की ज़रा भनक लगते ही जेब में रखी टैबलेट, अच्छा हम चलते हैं, आप अभी लेट लीजिएगा। वो मम्मी मेरा लंच हो पाएगा क्या? क्या जुकाम वाली जकड़न मम्मी जी, वही आपकी पुरानी साइनोसाइटिस। आज 3-4 बार तुलसी काली मिर्च वाला काढ़ा बनाकर पी लीजिएगा। मुझे तो बहुत आराम मिल गया था, आपने बनाकर पिलाया था। हम लोगों के ऑफिस जाने के बाद ज़रूर बना लीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। अरे पराठे हो गए क्या मम्मी? मम्मी जी कोई बात नहीं, सब्जी अचार मैं खुद रख लेती हूँ, आप परेशान मत होइए। और हाँ, मनु को याद करके कराटे क्लास में ज़रूर भेज दीजिए और लौटने पर उसकी हिंदी वर्कबुक निकलवा कर पर्यायवाची और कारक रटवा दीजिएगा, कल उसका टेस्ट है। और दूध का ग्लास तो आपने सामने ही ख़त्म करवा दीजिएगा, वरना आपकी नज़र हटते ही सिंक में उलट देगा। ओके मम्मी, बाय, टेक केयर। कितनी फिक्र करते हैं बच्चे, इसीलिए तो वो घुटनों, गर्दन, पीठ की अकड़नों की बात जुबान पर भी नहीं लाती। दर्द और चक्करों को चकमा देने वाली गोलियां लेती है और छायादार वृक्ष बनी रहती है। तब कायम होता है राजमाता का खिताब। अब अगर वृक्ष अपनी शाखाएं समेट ले तो छतनार सायेदार कैसे रहेगा? कहा भी है, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर। माँ जी, तान्या बेबी तैयार है क्या? सुगंधा तनु को प्ले स्कूल ले जाने के लिए आवाज़ लगाती है। हाँ हाँ है ना। हड़बड़ हड़बड़ पानी की बोतल टिफ़िन बॉक्स के साथ गोदी में चिपकती जाती नाक सुखमुखाती तनु सुगंधा के हवाले कर दी जाती है। आखिर वे पैसेंजर तनु को उतार फास्ट लोकल पलटती है। यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र फैले कपड़े समेटने, अलगाने, बच्चों के, बूढ़ों के, रंगीन सादे, तनु के डेटॉल वाले, जूते, चप्पलें, सैंडलें, स्लीपरें, ग्लास, टम्बलर, खिलौने, किताबें, आड़ी तिरछी कुर्सियाँ, स्टूल, अखबार, चाय के प्याले वगैरह वगैरह। बाई? हाँ बाई आती है ना। उसके आने से पहले किचन में दूध अलग, मक्खन के लिए मलाई अलग, तनु को अलग। दही जमाने से पहले फ्रिज में देख लेना है, जिससे आदित्य को शाम को दूध के पैकेट के लिए दौड़ना ना पड़े। पापा जी जिस दिन शाम के अंधेरे में बिजली के खंभे से टकराए ना, बड़े तरीके से समझाती है, मम्मी जी शाम को दूध की खपत का अंदाज लगाकर ही दही जमाइएगा, वरना कम पड़ने पर पापा जी जा नहीं सकते और आदित्य थके होते हैं। ज़्यादा कहने पर झुंझलाते हैं। अब आदित्य तो झुंझलाएगा ही ना। दिन भर कुर्सी पर बैठे बैठे हजारों करोड़ों के डेटाज मिलाते पीठ तो कटती होगी, दिमाग भी भरना जाता है। ऐसे में दिन भर वाले छोटे मोटे सड़क चौराहों के काम माँ बाप मैनेज कर लिया करें तो उनके कलपुर्जे भी दुरुस्त रहेंगे, मन भी नहीं उकताएगा। और काम भी क्या, बस ज़रा वॉक करने की जगह दूध, ब्रेड, अंडे, साग सब्जी जब जैसी ज़रूरत हो लेते हैं ना। दोपहर फ़ोन, बिजली बिल के साथ बच्चों की रबड़ पेंसिल, ड्राइंग पेपर। स्कूल वालों का तो रोज़ ही एक न एक फरमान होता ही रहता है। खुद बच्चों की भी क्या कुछ कम फरमाइशें हैं। अभी आते होंगे ना मनोज बाजपेयी, आते ही बस्ता फेंकेंगे, डोंगे का ढक्कन उठाते ही चीखेंगे, ये क्या दादी, आप जानती हैं ना ये आलू मेथी मैं नहीं खाता, मुझे कुरकुरे आलू चाहिए, और आपने मेरी गाजर का हलवा अभी तक नहीं बनाया। अब लास्ट वार्निंग, कल मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता।
सुगंधा आए या ना आए, तनु चीखे या उल्टी करे, मेरे गाजर का हलवा तैयार होना चाहिए। सो पूरे दिन का मन बहलाव, इस बीच बीच में सुसु, नहलाना, खिलाना, सुस्ताना, सुलाना, बिखेरना, झूठन उठाना, बहला फुसला कर, डरा धमका कर होमवर्क करवाना। और इन सब के बाद शाम को आराम से बच्चों के साथ पार्क की ताज़ा हवा में घूमने निकल जाना। इसी से याद आया, आज तो मनोज की कराटे क्लास में लौटने तक तनु को पार्क में घुमाकर वापस आ जाना है। प्रायवाची और कारक जो रटाने हैं। लेकिन सुनिए, ये तनु चलना तो चाह रही है, लेकिन ना फ्रॉक पहनी है ना मोजे। 4 बार पैरों से मोजे निकाल चुकी। जोर जोर से पैर चलाना तो सीख गई है ना, मुझसे अकेले से कहाँ संभले। ज़रा पकड़ेंगे, दूध की बोतल भी भरनी है ना। अच्छा, ऐसा करती हूँ, पहले मैं उसका दूध बैग सब तैयार कर लेती हूँ, फिर दोनों मिलकर फ्रॉक और मोजे पहना लेंगे। पार्क में भी आपको ही ज़्यादा खबरदार रहना पड़ेगा। मैं इसके पीछे ज़्यादा दौड़ लगा नहीं पाती ना। अब दौड़ती है नहीं है, दौड़ आप भी कहाँ पाएंगे। फिर भी ठीक है, चलिए। लोठू नक गई गुड़िया रानी, गोदी ही चाहिए। ठहरिए, मैं उठाती हूँ ना, आप बैग उठा लीजिए। कोई बात नहीं, मैं थकूंगी तो कहीं बैठकर सुस्ता लेंगे। आज गोदी में भी मुंह ठीक नहीं लगता, ठुनके जा रही है, लगातार नन्हे जूतों वाले पैर चलाई जा रही है। ऐसा करिए, ज़रा सी दूध की बोतल निकालिए, ऐसे नहीं निकलेगी आपसे। उधर बेंच पर बैठकर निकालिए। अच्छा, मुझे तो बैठने ही नहीं दे रही ना, गोदी में चढ़े चढ़े दूध पीना है इसे। आप नाराज़ ना होइए, मैं ठीक हूँ। अपने बच्चों से क्या थकना, झुंझलाना। देखिए, जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि दादी थक जाएगी, बेटा तो पुरखिनों की तरह तोतली आवाज़ में डांट रही है मुझे। नहीं दादी, तकते नहीं, गंदी बात। ठीक है बेटा, दादी नहीं थकेगी, हमेशा खुश हंसती ही देखेगी। तभी तो आदित्य दोस्तों के बीच भरपूर बेफिक्री से ठहाका लगाते हुए मिलेगा। माँ पिता को अच्छी कंपनी है, बच्चों के साथ हंसते खेलते मगन रहते हैं, उबने का सवाल ही नहीं। यूं भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थिंग्स आर मच बेटर देन दीज डेज। पहले माँ को कितने काम करने पड़ते थे। सुबह अंगीठी सुलगाने से लेकर झाड़ू पोछे तक सब माँ ही करती थी। सिर्फ बर्तन साफ करने के लिए दाई लगी थी। और अब देखो, बर्तन, झाड़ू, कपड़े, बाथरूम सब दाई करती है। दिन भर बच्चों के साथ हंसना खेलना और शाम को उन्हें लेकर पार्क की सैर। मौज में कट रहा है बुढ़ापा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जिंदगी में हम कुछ आदतें पाल लेते हैं और हमारे कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हमारी इन आदतों का अंग बन जाते हैं, जिनके बगैर हमारा नहीं चलता। ऐसे ही हमारे एक आदत है, हमारे एक मित्र हैं निरंजन श्रोत्रिय जी। निरंजन जी, आइए और आज की इस कहानी को आगे बढ़ाइए। नमस्कार मित्रों, आज सुनते हैं बोधिसत्व की कविताएं। बोधिसत्व हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण नाम है। बोधिसत्व ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तार सप्तक के कवियों पर डिलिट की उपाधि ली है। उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। सिर्फ कवि नहीं, हम जो नदियों का संगम है, दुख तंत्र और खत्म नहीं होती बात। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से समादृत हैं वे। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, फिराक गोरखपुरी सम्मान, संस्कृति सम्मान। फिलहाल मुंबई में रहते हैं और फिल्म और टेलीविजन के लिए लेखन करते हैं। बोधिसत्व की कविताएं और बोधिसत्व खुद अपने समय, अपने समाज और राजनीति पर पैनी और गहरी नजर रखते हैं और साथ ही अपने समय के लेखन पर भी। तो आइए मित्रों, सुनते हैं इस जरूरी कवि बोधिसत्व को। नमस्ते, मेरा नाम बोधिसत्व है। मैं मुंबई में रहता हूँ और अपनी 2 कविताएं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। यह रिकॉर्डिंग मैं निरंजन श्रोत्रिय भाई के कहने पर कर रहा हूँ। पहली कविता है संदिग्ध समय में कवि। एक समय ऐसा आया कि कुछ लिखने को बचा ही नहीं।
कवियों और विचारकों का पूरा आर्यावर्त ही संदिग्ध हो गया। कविता बहुअर्थी हो गई थी और कवि स्वार्थी। किसी को किसी पर भरोसा न रहा। एक ही पता लोग कई लोगों से पूछते थे और पहुंच जाने पर भी यकीन नहीं होता था कि पहुंच गए। वे सुरक्षित हैं और सोने के बाद कोई उनका गला नहीं दबाएगा, यही बात उनके खुश होने के लिए बहुत थी। उनके खाने में विष नहीं था, इसी बात पर वे आभारी होते थे। पत्तों के आभारी होते थे पेड़ कि वे अकाल उनका साथ नहीं छोड़ रहे। मिट्टी के आभारी थे पेड़ कि वह जड़ों को नमी खींचने दे रही है। लकड़हारे आभारी थे पेड़ों के कि वे अगले दिन भी कटने के लिए खड़े रहते हैं, पृथ्वी में पंजे धसाए। शासक को लोग झूठा मानते थे, उससे बढ़कर कोई विदूषक न था और वह वचन तोड़ता था कि अगला वचन दे सके, और लोग सारी बातों को संदिग्ध मानकर भरोसा कर लेते थे। राजधानियों में संदिग्ध परछाइयां रातों को भटकती थीं। वे किसी के भी फोन में से डेटा और सपने चुरा लेती थीं। समय ऐसा था कि धोखे की सारी आशंका के बाद भी एक स्त्री एक अपरिचित पुरुष से मिलने के लिए अपरिचित ठिकाने चली जाती थी, और धोखा खाने के बाद भी वह इसलिए आभारी रहती थी कि अपरिचित ने उसकी हत्या तो नहीं की। कविता संदिग्ध हो गई थी, शब्द खो चुके थे अर्थ। फिर भी लोग कविता से एक उम्मीद लगाए रहते थे कि एक दिन वह सही अर्थ दे पाने में शब्दों की मदद करेगी। कविता संदिग्ध हो गई थी, शब्द खो चुके थे अर्थ। फिर भी लोग कविता से यह उम्मीद लगाए रहते थे कि एक दिन वह सही अर्थ दे पाने में शब्दों की मदद करेगी। कोई शब्द अपना अर्थ पाए बिना अपमानित नहीं मरेगा। कोई भी शब्द अपना अर्थ पाए बिना अपमानित नहीं मरेगा। अगली कविता है सुख सूचक शिलालेख। राज्य द्वारा सूचित है कि प्रजा हर प्रकार से सुखी है। सूचित है कि सुखी प्रजा के पास वह सब है जितना और जो राजा के पास है, मंत्री के पास है, अफसर के पास है। सूचित है कि अब सत्य का शासन है, सत्य का ही बोलबाला है। राज्य में कोई निर्धन नहीं, राज्य में कोई शोक नहीं, राज्य में कहीं अंधकार नहीं। सूचित है कि पूरे राज्य में जो दुखी है वे राज्यद्रोही हैं। सूचित है कि पूरे राज्य में जो दुखी हैं वे राज्यद्रोही हैं। वे सत्ता के शत्रु हैं, विधर्मी हैं, वे झूठे हैं। वे सूचित है कि राज्य में दुख का समूल नाश कर दिया गया है। सूचित है कि राज्य में दुख का समूल नाश कर दिया गया है। अब केवल जय जयकार बचा है। सूचित है कि धिक्कार अब एक व्यभिचार है, एक दंडनीय अपराध है क्षोभ। सरकार के सेवकों को दिया जाता है यह अधिकार कि राज्य में जो भी दिखाए दुख उसे सेवक समझाएं कि अलग अलग नहीं होता सुख से दुख। सूचित है कि प्रजा के दुख से दुखी रहते हैं राजा, तो राजा को सुख देने के लिए प्रजा भूल जाए अपने सारे दुख। सूचित है कि दुख और दुखी प्रजा के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं। सूचित है कि दुख और दुखी प्रजा के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं। अब किसी दुखी की सहायता भी राज्यद्रोह है। सूचित है कि अब न रोग है न व्यथा है, चतुर्दिक ऐसी ही बेजोड़ व्यवस्था है। सूचित है कि शिलालेख और उसकी सूचनाओं पर विश्वास और आश्चर्य प्रकट करना, किसी भी तरह क्षति पहुंचाना भी राजद्रोह है। सूचित है कि जैसे जैसे सुख का तापमान बढ़ता जाएगा
नए शिलालेख स्थापित होंगे सूचित है। सुख के शिलालेख स्थापित होंगे सूचित है। धन्यवाद। अरे, आज का रविवार का अंक तो चुटकी बजाते ही पूरा हो गया। काश काश थोड़ा और समय मैं आपके साथ बिता पाता, बड़ा मजा आता मुझे। लेकिन क्या करें, समय की मर्यादा है, समय की पाबंदी है। खैर, मैं आपके बीच फिर आऊंगा अगले सप्ताह शनिवार यानी कि 25 जुलाई 2020 को। आपके लेख, आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं, आपकी कहानियों का हमें इंतजार है। भेजिए ना, हमें अच्छा लगेगा। भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। वेबसाइट है हमारा www.समावर्तन.com। ईमेल है समावर्तन145@gmail.com। और हाँ, मैं हमेशा बताता हूं आपको, फेसबुक और यूट्यूब आप हमें वहां देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी फिर आपसे अगले सप्ताह शनिवार यानी 25 जुलाई 2020 को। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।